नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। राजनीतिक छुई बातों की कचमोली रलिया कर हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड सहित देश के कई राज्य पिछले लंबे समय से ऐसी आपदाओं की चपेट में हैं जो दिनों दिन बढ़ती और गंभीर ही होती जा रही है। पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर और फिर पंजाब के तो लगभग सभी जिले इस आपदा की मार झेल रहे हैं। इन सभी राज्यों का शासन प्रशासन अपने अपने स्तर पर आपदा से निपटने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन देश भर की तमाम संस्थाएं और लोग भी आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। पंजाब के तो कई कलाकारों और हस्तियों ने आपदा पीड़ितों की व्यक्तिगत स्तर पर भी बढ़ चढ़ के मदद की है। ऐसे में कई लोगों और पत्रकारों ने ये भी तुलना शुरू कर दी है कि जहां पंजाब में दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, नेहा कक्कड़, विक्की कौशल और रणदीप हुड्डा से लेकर वहां के कई गायकों ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, वहीं उत्तराखंड के मामले में ऐसे स्थानीय कलाकारों के नाम सामने नहीं आए जिन्होंने थराली से लेकर धराली तक मदद के लिए हाथ बढ़ाए हों। ऊपरी तौर से देखें तो ये तुलना ठीक लग सकती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब के कलाकारों की तुलना में उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों की वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। पंजाब के स्थानीय कलाकार अपने राज्य में ही जिस तरह से अच्छी कमाई करते हैं, उसकी तुलना में उत्तराखंड के कलाकार इतना भर भी नहीं कमा पाते कि अपनी पूरी टीम को इसी प्रतिभा पर पूरी तरह से निर्भर बना पाएं। रही बात उन कलाकारों की जो उत्तराखंड के मूल के हैं और जिन्होंने बॉलीवुड या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य मंचों पर अपनी पहचान बनाकर कोई मुकाम हासिल किया है, तो उनसे मदद की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे महेंद्र सिंह धोनी से ये उम्मीद करना कि उत्तराखंड मूल का होने के चलते उन्हें यहाँ मदद के लिए आगे आना चाहिए। चैरिटी नितांत व्यक्तिगत मसला है। किसी पर भी चैरिटी करने के को लेकर दबाव बनाना ठीक नहीं है। हाँ, उन लोगों से ये उम्मीद ज़रूर की जाती है जिन्हें किसी एक समाज ने इतना कामयाब बनाया हो या इतना सक्षम बनाया हो, इतना वित्तीय समर्थन दिया हो कि वो समाज को वित्तीय रूप से भी लौटाने के काबिल हों। पंजाब के मामले में ऐसा है भी, जहाँ कलाकार पंजाबी समाज के समर्थन से ही वो मुकाम पा लेते हैं कि BMW और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों वाली जीवन शैली को अपना पाते हैं। इसलिए उनसे समाज जो वापस लौटाने की अपेक्षा करता है वो उतना गलत नहीं लगता। लेकिन उत्तराखंड के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर किसी ने पहाड़ी समाज को चूस कर BMW जैसी जीवन शैली पाई है तो वो सिर्फ हमारे नेता और अधिकारी ही हैं। तो नैतिकता के आधार पर यहाँ अगर किसी से मदद की उम्मीद की जानी चाहिए तो वो ऐसे नेताओं से होनी चाहिए जिन्होंने पिछले 1.5-2 दशक में सड़कों से उठकर करोड़पति हो जाने तक का सफ़र तय किया है। ऐसे दर्जनों मंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिनकी आलीशान कोठियां देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से लेकर तमाम अन्य पॉश कॉलोनियों में बन चुकी हैं या अभी बन रही हैं। इन नेताओं ने कमाई का जो चमत्कार किया है वो पूरी तरह से उत्तराखंड के संसाधनों को सपोर्ट कर ही किया है। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं कि जिन्होंने सारी कमाई ही अनैतिक तरीक़ों से की हो, उनसे नैतिक आधार पर मदद की उम्मीद करना ही बेमानी है। कैम लगों बल विपत्ति की बात, एक एक विपत्ति और 9-9 हाथ। तो उत्तराखंड में ऐसा उतरदंड हिसाब है कि यहाँ ये भले ही ना दिखे कि आपदा में मदद करने को कौन कौन आगे आया, लेकिन ये ज़रूर दिख जाता है कि आपदा को अवसर बनाने का मौका किस किस को मिला और किस किस ने लौटाया। इसे समझने के लिए अब आप ये वीडियोज़ देखिए और समझिए कि उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर यहाँ आई आपदा से किस कदर व्यथित हैं। इतने ज़्यादा व्यथित कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ एक साथ एक ही स्क्रिप्ट का स्वप्न हुआ और उन्होंने अपने अपने हैंडल से ये वीडियोस बनाकर ठेल दिए। आप लोग पहले खुद ही ये वीडियोस देखिए। नमस्कार उत्तराखंड की जनता, मैं हूं नताशा। बहुत टाइम से हम सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि बारिश की वजह से कितनी आपदा आई हुई है। लोगों के घर नहीं रहे, लोगों की गाड़ियां नहीं रही, सड़कें नहीं रही, जहां देखो उधर तबाही। और ये भारी बारिश की वजह से हमारे पहाड़ी 2 राज्य बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। पहला है हिमाचल और दूसरा है हमारा उत्तराखंड। मैं रोज वीडियोस देखती हूँ और वीडियोस देखकर ही पता लगता है, यहाँ पर बैठकर तो कुछ पता लगता नहीं। हिमाचल और उत्तराखंड आजकल आपदा की मार झेल रहे हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस देखने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि हमारी उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा कर रही है। एक जगह जहां पर हमारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जहां आपदा हो रही है वहां जा रहे हैं, लोगों को समर्थन दे रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, उनकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प कर रहे हैं। जहां पे लोगों को जरूरत है वो वहां पर खुद उपस्थित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जो कि सिर्फ चुनाव रैलियों में दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे। मैं एक सिटीजन हूं उत्तराखंड की और मैं हर साल वोट देती हूं। इस टाइम पे दुख भी होता है लोगों के घर डूबते हुए देखकर, एक तरफ से खुशी भी होती है कि चलो हमारा जो वोट है वो सही हाथों पे गया है और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे जमीनी स्तर पर वो नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। SDRF, NDRF सेना हो या ITBP हो, उनको तैनात किया जा रहा है। तत्काल मुआवजे की घोषणा भी की जा रही है। तो खुशी होती है देखकर कि चलो इस कठिन परिस्थिति में सरकार अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी उत्तराखंड की सरकार कि आप इस समय पे जो राहत का पैसा आप लोगों को मिला है उसका आप सही उपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जी संकट के समय राजनीतिक रैलियों में शामिल
हो रहे हैं, पहले से ही स्वीकृत 2006 करोड़, यस 2006 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिमाचल में उनका ध्यान नहीं है, लेकिन केंद्र को दोषी ठहराने में उनका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है। कुल मिलाकर भाजपा के नेतृत्व में उत्तराखंड की धामी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। मेरा बस यही कहना है कि दोनों ही देवभूमि है, दोनों ही हमारे पहाड़, और मैं चाहती हूँ कि दोनों की ही फिक्र दोनों ही सरकारों को हो। आपदा के इस टाइम पे सारे ही लोगों के, सारे ही नागरिकों की सकुशल होने की प्रार्थना करती हूँ और भगवान से चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बारिश रुके। और जिन लोगों ने अपना घर खोया है, अपनी गाड़ियां खो दी, बहुत सारे लोगों ने तो अपने फैमिली मेंबर्स भी खो दिए, उन सबको सरकार ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। और साथ ही साथ उत्तराखंड के नागरिक होने के कायदे से मैं धामी सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस समय पे आप लोगों ने जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित लोग हैं, उनका बहुत ज्यादा समर्थन किया और आगे मैं कामना करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्य जितने खूबसूरत हैं, उतने ही संवेदनशील भी, खासकर मानसून के समय। तेज बारिश, भूस्खलन, बाढ़ आना और बादल फटना खासकर यहाँ पर आम बात है, लेकिन जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो लोगों की जिंदगी ही नहीं, सरकारों की भी परीक्षा होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भारी तबाही हुई, लेकिन सरकारों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में नजर आए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की गई। आपदा मित्र और आपदा सखी जैसी योजनाओं के तहत 7,000 से ज्यादा स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर पहले से तैयार करके रखा गया था। राज्य सरकार ने SDRF, NDRF और ITBP की सेना तुरंत तैयार की और सरकार ने तुरंत मुआवजे का ऐलान भी किया। साथ ही साथ आपदाओं की जांच के निर्देश दिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी प्रभावी रहा। ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और 230 से ज्यादा गांवों में चेतावनी देने वाले सायरन लगाए गए। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग रही। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर फंड न देने का आरोप लगाया, जबकि पहले से स्वीकृत 2006 करोड़ की राहत राशि का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस दौरान जनता से दूर और कई राजनीतिक कार्यक्रमों में देखा गया, जिससे उनकी काफी आलोचना हुई। उत्तराखंड की भाजपा सरकार जहां मैदान पर काम करती दिखी, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बहसबाजी और बयानबाजी में उलझी हुई रही। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें आपदा से पहले तैयारी करती हैं या फिर बाद में बहाने? प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। हम सभी लोग पहाड़ी क्षेत्रों को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए जानते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इस सुख के साथ हमारा पहाड़ बहुत सारे दुख भी झेलता है और जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो पहाड़ का जीवन और भी कठिनतम हो जाता है। इसी के चलते आजकल हमारे दो पहाड़ी राज्य हिमाचल और हमारा उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है। पर एक तरफ हमारी उत्तराखंड सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर खुद ग्राउंड पर दिख रहे हैं। धामी जी हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्तर पर सक्रिय निगरानी कर रहे हैं। NDRF, SDRF, सेना और ITBP की टीमें हर जगह तैनात कर दी गई हैं। आपदाओं की जांच के आदेश और तत्काल मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई है। आपदा मित्र और आपदा सखी नेटवर्क सक्रिय किए गए हैं और यहाँ तक कि 7,000 से भी अधिक सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। तो हम चाहते हैं ये हमारे दोनों पहाड़ी क्षेत्र, दोनों ही देवभूमि क्षेत्र हैं, हम दोनों ही जगह के लोगों की फिक्र करते हैं, दोनों जगह के लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपदा के इस टाइम पर सबके सकुशल होने की कामना करते हैं। दोस्तों यार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो हिमालयी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल, दो सबसे ज्यादा भी जो आपदा की मार झेले हैं वो हमारे दो राज्य हैं, जहां पर भाई हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हमें आपदा के दौरान भाई जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखे। वहीं पर हिमाचल में भाई अभी भी उनकी चुनावी रैलियां खत्म नहीं हो रही है। है ना ये दिव्य भूमि का दिव्य चमत्कार कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को एक ही समय पर एक ही स्क्रिप्ट अवतरित हुई, जिसका निष्कर्ष ये था कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगह आपदा आई है, लेकिन एक तरफ धामी जी ने आपदा से निपटने के लिए बहुत कुछ फरका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बल 2006 करोड़ का बजट भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। 2006 करोड़ का आंकड़ा ही नहीं, सबकी वीडियोज़ में विजुअल्स भी बिल्कुल सेम है। तो चमत्कार इतना भर नहीं है कि सबको एक जैसा स्वप्न हुआ कि उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्री की तुलना की जाए, बल्कि इस तुलना में क्या स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाए और कौन से विजुअल्स लगाए जाएं, ये भी सबको एक साथ ही आइडिया आया, एक समान ही आइडिया आया। देवभूमि में ये चमत्कार होना बहुत छोटी बात थी। हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि ये मात्र संयोग है कि सबको एक ही आइडिया, एक ही स्क्रिप्ट, एक ही विजुअल्स के साथ एक साथ आई हो। लेकिन इनमें से एक इन्फ्लुएंसर नताशा शाह ने एक और वीडियो डालकर बताया कि उनके पास ऐसा अर्जेंट प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए एक प्रपोजल आया, जिसे उन्हें अभी 2 घंटे में शूट करके भेजना है। तब वो अप्रूव करेंगे और जब अप्रूव हो जाएगा तभी वो पेमेंट करेंगे। इसके बाद नताशा ने ये भी बताया कि उन्हें ये वीडियो थोड़े सभ्य कपड़ों में बनाना है। फिर जो सभ्य कपड़े पहनकर उन्होंने वीडियो बनाया वो वही वीडियो था जिसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। बाकी इसकी पूरी पटकथा समझने के लिए आप नताशा का ये वीडियो भी पूरा देखिए। ही था, मैंने अपने नॉर्मल कपड़ों में आई थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में मैं नहाने जाती हूँ, बट एक प्रमोशन वीडियो आया है बनाने के लिए एंड वो प्रमोशन वीडियो मुझे शूट करना है और वो प्रमोशन वीडियो मुझे थोड़े सभ्य कपड़ों में बनाना है। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे कपड़े पहने और मुझे वो वीडियो अभी उनको 2 घंटे के विदिन हैंड ओवर करना है। तब वो अप्रूवल आएगा एंड जब वो अप्रूवल आ जाएगा वीडियो का, देन वो मुझे पे करेंगे। तो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी हुई है कि मुझे क्या बोलना है। हियर आई एम मेकिंग वीडियो। तो यहाँ पे बैठ के मेरा ये माइक में लगा लेती हूँ, ठीक है। माइक लगाऊंगी ताकि आवाज़ मेरी शार्प एंड क्रिस्प आए एंड मुझे कुछ डायलॉग्स नहीं, कुछ स्क्रिप्ट बोलनी है। और उसके बाद तो मैंने इयरिंग्स भी पहन लिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरा रेडी है और सब कुछ रेडी है, बाकी सब दिखाया हुआ है। तो अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो वीडियो तो बन चुका है मेरा। अभी मैं ये ड्रेसअप नहीं उतारूंगी क्योंकि मुझे वीडियो आगे भेजना है और जब वो वहाँ से अप्रूव करेंगे वीडियो को, देन ओनली आई पोस्ट। तो अभी मैं कपड़े नहीं निकालूंगी, अभी पहन के रखूंगी। अभी मैं अपना जो क्या कर लेती हूँ, वीडियो एडिट करके उनको भेज देती हूँ। मैंने बहुत फंबल किया बोलते हैं, बहुत ज्यादा, इतनी हिंदी तो मुझे आती भी नहीं है बोलते। नताशा अगर नहीं बताती कि ये वीडियो बनाने के लिए पेमेंट भी होनी है
तो हम सब तो यही मान रहे थे कि धामी जी के किसी शुभ चिंतक ने कहीं धुपड़ा दिखाया होगा कि सीएम साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कोई तारीफ नहीं कर रहा, और इसी कारण सभी इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ एक जैसी स्क्रिप्ट और विजुअल्स का सपना हो गया होगा। लेकिन नताशा की वीडियो ने जनता के मासूम विश्वास को डगमगा दिया। उससे भी बड़ा कमाल ये है कि इनमें से अधिकतर वीडियो अब ये लोग डिलीट कर चुके हैं। कुजान तब पेमेंट हुई भी या नहीं। अब फजीयत इन लोगों ने अपने साथ साथ धामी जी की भी करवा दी। उनके काम की इतनी ईमानदार तारीफ कर ही दी थी तो वीडियोस को डिलीट तो नहीं करना चाहिए था। इराम दम यार धामी जी, उन्होंने बेमतलब में लेने के देने वाली नौबत हाथ ले ली। खैर, आप लोग बस ये समझिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पुगाया जा रहा है। अन्य प्रदेशों में सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स जहाँ अपने पैसों से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ नेता जनता के पैसों से अपनी छवि चमका रहे हैं और इन्फ्लुएंसर इस आपदा से पैसा बना रहे हैं। आपदा तो कई राज्यों में आई है, लेकिन ऐसा बिजोग सिर्फ उत्तराखंड में ही पड़ा है। अखबारों, टीवी चैनलों और वेब पोर्टल्स की गिच्ची और लदोड़ी विज्ञापनों से बुझिया कर सरकार उन्हें पहले ही वॉचडॉग से लैपडॉग बना चुकी है। अब जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप हल्की फुल्की हंसी ठिठोली के लिए देख रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप तक विज्ञापनों की ही समलौन पहुंचाई जा रही है। स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करना कितना ज़रूरी है, इसे ऐसे भी समझिए कि कथित मुख्य धारा के मीडिया को राग दरबारी गाने के लिए आपका ही सैकड़ों करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। कितने 100 करोड़ हर साल घाम लगाए जा रहे हैं, इस पर आपसे जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं प्रदेश की कुछ अन्य खबरों की तरफ। चर्चे, पर्चे और खर्चे राजनीति में होते रहने चाहिए। राजनीति के इस मूल मंत्र को जन्म देने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इसी मंत्र के सहारे प्रदेश की राजनीति में ज़बरदस्त हस्तक्षेप बनाए हुए हैं। वो लगातार ये स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं कि भले ही उनके पास कोई पद ना हो, लेकिन यू कांट इग्नोर दिस मैन। हमेशा मित्र विपक्ष टाइप भूमिका में रहने वाली कांग्रेस को, जिसके पास अब मुद्दों को ठीक से उठाने का सगोर भी बाकी नहीं बचा है, उस कांग्रेस में प्राण फूंकने का भगीरथ प्रयास हरक सिंह रावत लगभग अकेले ही करते नजर आ रहे हैं। ये उनकी कामयाबी ही है कि वो सरकार को खींचकर अपनी पिच पर खिलाने के लिए विवश कर रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नरी का मुद्दा उन्होंने उठाया तो मुख्यमंत्री को आदेश जारी करना पड़ा और मंत्री जी को बयान देना पड़ा कि अब 3-4 दिन के लिए गढ़वाल कमिश्नर पौड़ी में जाकर बैठा करेंगे। इसके अलावा भाजपा पर गंगलोड़े बरसाने में भी उन्होंने ऐसी प्रतिभा दिखाई है कि देवीधुरा की बगवाल में भी इतनी तेजी से ढूंगे नहीं बरसते जितनी तेजी से वो आरोप बरसा रहे हैं। चंदे के लिए करोड़ों रुपए जुटाने वाला आरोप वो पहले ही लगा चुके हैं। अब उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि आयुर्वेदिक शिक्षा की स्थिति में इतने कांडे सिर्फ इसीलिए लगे हैं क्योंकि वहाँ वीसी तक की नियुक्ति मेरिट पर नहीं बल्कि आरएसएस के इशारे पर होती रही। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस ज़मीन पर गरीबों के लिए 2000 आवास बनाए जाने थे, उस ज़मीन को ही घाम लगाने की दिशा में काम कर लिया गया है। वैसे नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, विशेष तौर से इसलिए कि आरोप कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते कि उनमें किसी को सजा ही हो जाए या समाधान ही निकल आए। लेकिन राजनीतिक आरोपों का राजनीतिक असर इतना गहरा तो होता ही है कि वो सरकारें पलटने के लिए काफ़ी होते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपए की गिरती कीमत को रोकने से लेकर काले धन को वापस लाने में नाकाम रहने तक जितने भी आरोप कांग्रेस पर लगाए गए थे, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार को ज़बरदस्त घिलमिंडी खिलाने के लिए ये आरोप काफ़ी थे। हरक सिंह रावत के आरोपों का उद्देश्य भी यही है। वो इससे पहले भाजपा में रहते हुए कांग्रेस पर और उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनकी उपलब्धि ये है कि बैटिंग जहाँ से भी करते हैं धुआंधार तो करते हैं। अब भाजपा को उन्होंने ये सोचने को मजबूर तो कर ही दिया है कि उन्हें अपने इनर सर्कल में शामिल करने का फैसला जो भाजपा ने कभी लिया था, वो गढ़वाली पखाने की तरह साबित हुआ कि चढ़नू लेवल घोड़ी और तब बुकण भी पोड़ी। वैसे धामी सरकार की बरमंड पीड़ा के लिए हरक सिंह रावत अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा खुद भाजपा के ही कई विधायक सरकार का मुंडारा बने हुए हैं। खनन को लेकर कई तरह के आरोप पहले ही कई भाजपा नेता लगा चुके हैं। अब कालाढूंगी से भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने ड्रग्स का मामला उठाकर भी सरकार के सुशासन के दावे को कलचौनी साबित कर दिया है। बल्कि उन्होंने जिस साफगोई से नैनीताल के एसएसपी से ये कहा कि मैंने तुम्हें कई बार बताया कि पीली कोठी में ड्रग्स बिकता है, तुमने कभी पकड़ा क्या उन लोगों को। इस बयान में एक तरह से दोनों पक्षों की स्वीकारोक्ति नजर आती है कि हाँ, ड्रग बिकता तो है। आप उनके इस वीडियो को सुनिए और गौर कीजिए कि उन्होंने कितने तरह के अपराध खुलेआम होने की बात कही है।
अब बताओ, मैंने भी तुमको कहा पीली कोठी में इतने वो स्पेक बेच रहे हैं, तो ये पकड़ा तुमने उसको? कब से? इसे जब से आया तब से नहीं हो रहा। स्पेक बिक रही, फतेहपुर में स्पेक बिक रही, सब जगह। किसको पकड़ा आज तक? बता दो ना, नाम बता दो। किसको पकड़ा आज तक? तुम्हारा केस हो गया, आज तक भी सुलझा। जो उसको दूसरे को तुमने फंसा दिया, कुछ सोल्व किए, कुछ खुले केस थे वो पकड़ लिए, तो भाभी पीट दी। चलो खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब ये है, पहले तो कार्यकर्ता की बात कहना तो उसको सुन। दूसरी बात, मैं उत्तराखंड में सबसे वरिष्ठ हूँ। मैंने कहा, उनको भी कहा, तुमको कहा, मैं थाने आ गया। तुमको पर लगा के दौड़ने अच्छी बैठ के थाने हाँ आए लोग के। कमाल देखिए कि विधायक जी अपराध होने वाली बात से ज़्यादा व्यथित इस बात से हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की बात बल ठीक से सुनी नहीं जा रही। वो खुद ही कहते हैं कि चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ये कि एक, पहले तो कोई भी कार्यकर्ता कोई बात कह रहा हो तो उसे सुन लो, और दूसरी बात, मैं उत्तराखंड का सबसे वरिष्ठ हूँ, मैंने कुछ कहा तो तुमको पर लगा के दौड़ते हुए आना चाहिए था। दब बोला। अपने अपने ही दुख नेताओं के इतने बड़े हैं कि पहले वो खत्म हो जाएं तब अपराध के बारे में सोचा जाए। वैसे उत्तराखंड में बढ़ता नशा धीरे धीरे विकराल हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की रील से लेकर विज्ञापनों से गर्भवती हुए अखबारों तक धाकड़ नजर आती धामी सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल है। हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक कई प्रतिबंधित नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं, और इतने खुलेआम कि स्थानीय लोग बता कर थक चुके हैं, लेकिन पुलिस है कि 90 के दशक की फिल्मों वाली गति से भी मौके पर नहीं पहुंच रही। हाल ही में देहरादून के बिंदाल पुल के पास की बस्ती में स्थानीय लोगों ने इस संबंध में जब विरोध किया तो नौबत पत्थरबाजी तक की आ गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। बीते हफ्ते देश भर में जब शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, तब उत्तराखंड के कई शिक्षक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे, और एलटी भर्ती वाले कई अपनी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे रहे, जैसे बीते कई महीनों से बैठे ही हैं। परीक्षाओं से लेकर नियुक्तियों तक के इंतजार में प्रदेश के हजारों युवा अपने जीवन के सबसे अनमोल वर्ष खपा रहे हैं, लेकिन सरकार और न्यायालय ने उनके मामलों को फुटबॉल बनाकर रख दिया है। कई भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों में सरकार के पास ये मज़ेदार तर्क होता है कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सरकार कभी वैसी तेजी नहीं दिखाती जैसी पंचायत चुनाव में दिखाई थी, या जैसी अपने हितों को साधने वाले अन्य मामलों में दिखाई जाती है। ऐसा ही उदासीन रवैया कई बार न्यायालय का भी होता है, जहां मामले महीनों से लंबित रहते हैं, लेकिन हमारे मिलॉर्ड मौखिक बयान देने में जो तेवर दिखाते हैं और खूब वाहवाही पाते हैं, वो तेवर इन मामलों के निस्तारण करते समय उनकी कलम में नज़र नहीं आते। सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के मामले को ही देखिए। करीब 10 साल के इंतज़ार के बाद जब इन पदों की भर्ती आई तो जुलाई 2024 में विज्ञापन जारी हुआ और मार्च 2025 में परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले हाईकोर्ट का स्टे लग गया। क्यों? क्योंकि बल सेवा नियमावली में त्रुटि है, और त्रुटि इसलिए है क्योंकि हमारे अधिकारियों ने AICTE के नियमों को ठीक से कॉपी पेस्ट भी नहीं किया है। मार्च से अब सितंबर आ चुका है, लेकिन विभाग कोर्ट को ये नहीं बता पाया कि उन्हें Ctrl+C Ctrl+V दबाने में इतना समय क्यों लग रहा है। ना ही कोर्ट सरकार को झपोड़ रहा है कि इतनी देरी आखिर क्यों लग रही है। तारीख पर तारीख लग रही है, और इस परीक्षा के इंतज़ार में बैठे युवाओं के अलावा सब ने इस मुद्दे से बौग मारी हुई है। धामी जी, आपसे निवेदन है कि अपने अधिकारियों को कहिए कि इस मामले में जल्दी नियमावली बनाकर न्यायालय के सामने रखें और युवाओं के लिए नियुक्ति का रास्ता खोलें। यकीन मानिए CM साहब, नियुक्ति मिले युवा फिर आपकी तारीफ में जो वीडियो बनाएंगे उन्हें वो 2 दिन बाद न तो डिलीट करेंगे और ना ही उन्हें कोई स्क्रिप्ट लिखकर देने की ज़रूरत आपकी टीम को पड़ेगी। वरना तो अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए घाम लगाने के बाद भी आप समझ ही रहे हैं कि आपकी छवि आम जनता के बीच कैसी बन रही है। परीक्षार्थियों से लेकर शिक्षकों तक और नमक के पैकेट में रेत खाने वाले आम नागरिकों से लेकर हड़ताल पर बैठे पटवारियों तक सब त्रस्त हैं। करोड़ों के विज्ञापन इन लोगों की आपबीती को अखबारों में जगह मिलने से तो बचा सकते हैं, लेकिन ये जनता जब ताज उछालने और तख्त गिराने पर आती है तो सिंहासन किसी के भी संभाले नहीं संभलते। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। जाते जाते आप सभी दर्शकों से वही अपील कि अगर आपको बारामासा का काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें। आप ज्वाइन का बटन दबाकर अपने अनुसार कोई भी मंथली प्लान चुन सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए भी बारामासा को मजबूती देने में सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।